हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। एक स्पेशल आर्टिकल करने वाले हैं आज द टाइम्स ऑफ इंडिया से। और ये आर्टिकल बेस्ड है तुर्की में आए हुए भूकंप पर, और उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया गया कि भारत में भी भूकंप की, अर्थक्वेक की संभावनाएं कितनी ज़्यादा है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है। शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। 6-7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 5 है ना, 5 क्वेश्चंस हैं। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को हमें सॉल्व करना है। सब चीज़ों को यहीं पे डिस्कस करते जाएंगे और लास्ट में जब क्विज सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपको रिवीजन होती हुई दिखेंगी। ठीक है, पूरे मन से पढ़ो हर चीज़ को, बस ट्रांसलेशन में मत लगना। जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूं उनको भी अप्लाई करते जाना। शुरू करते हैं क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी क्वेकअप कॉल। देखिए, आपने सुना होगा वेकअप कॉल नाम का वर्ड इंग्लिश में। वेकअप कॉल मतलब जागने की कॉल। जब आप सुबह सोए होते हैं ना, तो आपका अलार्म आपको वेकअप कॉल देता है कि भाई उठ जा, वेकअप कर जा, मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ। या फिर ज़िंदगी में कभी कभी आप कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, अचानक से आपको अंदर से एहसास होता है कि मुझे नहीं करना है, तो ये वो आपकी वेकअप कॉल होती है ना। उस गलत काम की नींद से आप वेकअप करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस कॉल के बाद। अगर वेकअप कॉल को इसका मीनिंग रखते हुए वेक की जगह क्वेक लिख दूँ तो बन जाएगा क्वेकअप कॉल। इस आर्टिकल के राइटर ने बड़े ही खूबसूरती के साथ में वेकअप कॉल को क्वेकअप कॉल बना करके लिख दिया है। इसका मतलब है कि भूकंप की नींद से जग जाओ। अब इतने भूकंप इंडिया में आ सकते हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा डेंजर है। अब आपको एक वेकअप कॉल मिल गई है अर्थक्वेक्स को लेकर के, भूकंपों को लेकर के। आ रही बात समझ में? क्वेकअप कॉल इज़ नथिंग बट वेक अप कॉल टू गार्ड अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। चलो, अब टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं कि अर्थक्वेक से क्यों मिली हमें वेकअप कॉल। कह रहा है जी, द एक्स्ट्रा कॉस्ट टू इनकॉर्पोरेट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट चेंजेस इन बिल्डिंग्स इज वर्थ बेयरिंग फॉर सेविंग लाइव्स। कह रहा है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कीमत है, और किसके लिए? इनकॉर्पोरेट करने के लिए, शामिल करने के लिए। और किसको? अर्थक्वेक रेजिस्टेंट चेंजेस को, ऐसे बदलावों को जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाते हैं किसी बिल्डिंग को। ऐसे चेंज कर देंगे आप बिल्डिंग में कि उससे अर्थक्वेक में वो बिल्डिंग नहीं गिरेगी। कह रहा है ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना बिल्डिंग्स में सब टूट फूट मरम्मत करने की, ये कॉस्ट वर्थ है, ये लायक है बेयर किए जाने के, सहे जाने के लिए। और क्यों? ताकि ज़िंदगियों को बचाया जा सके, फॉर सेविंग लाइफ। तो लग जाएंगे 2-5 करोड़ रुपए किसी एक मोहल्ले में, हर बिल्डिंग पे 50 लाख रुपए लग जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये पैसा लगा करके बिल्डिंग के मालिक जो हैं बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा लेंगे। तो ये पैसा जो है वर्थ बेयरिंग है, इस कॉस्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? कॉस्ट आपका सब्जेक्ट है, एज इसकी वर्ब है। वर्थ एक ऐसा एडजेक्टिव इंग्लिश में जो अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। मैं आपको फटाफट से वो सारे एडजेक्टिव्स और वर्ब्स दिखा देता हूँ जिनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। आजकल के किसी जो है लेक्चर के अंदर आपको ये सभी के सभी करवाए गए हैं। ठीक है, देख लो ध्यान से। कंसीडर, अवॉइड, रिसेंट, रिपोर्ट, रिज्यूम, फिनिश, एडमिट, डिनाई, एंजॉय, टॉलरेट, कीप ऑन, पोस्टपोन, बिजी एंड वर्थ, इमेजिन एंड प्रैक्टिस, वेस्ट टाइम एंड स्पेंड टाइम। दिमाग में बिठा लो इनको, 8-10 जो हैं ये। इनके बाद में अगर या तो आएगा नाउन, और अगर नाउन नहीं आया तो वर्ब आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। ठीक है। वी इंजॉयड बीइंग योर गेस्ट लास्ट नाइट, हमने एंजॉय किया कल रात आपका गेस्ट बनना। यहाँ पे बीइंग आएगा, यहाँ पे टू बी नहीं लिख सकते, टू बी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। शी इज़ बिजी राइटिंग ए बुक नाउ डेज, वो बिजी है एक किताब को आजकल लिखने में। तो बिजी राइटिंग लिखोगे, बिजी टू राइट लिख दिया तो गलत हो जाएगा। समझ लो ना मेरी बात को? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी अगर आएगी इनके बाद में। द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग इंक्रीजिंग टैक्सेस लिखा है तो इंक्रीजिंग गलत है, कंसीडरिंग टू इंक्रीज लिखना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ेगा ना? नहीं, कंसीडरिंग इंक्रीजिंग आएगा सर, टू इंक्रीज अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। इनके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिक्स्ड है, बार बार बता रहा हूँ, इनको याद कर लेना। और यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हुआ है। वर्थ के बाद में टू बियर ना लिख के बेयरिंग लिखा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई हुई है। होता क्या, जब आपको यहाँ बताए जाते हैं ना कॉन्सेप्ट, आपको लगता है चलो मैं समझ गया। एग्जाम कंडीशन में आपको ये सारे याद नहीं आएंगे, है ना। आपको लगेगा एंजॉय था या नहीं था, है ना, टॉलरेट था या नहीं था उस लिस्ट में। तो सुंदर सुंदर इसके नोट्स बना लेना। चलो अब आगे बढ़े। अच्छा आर्टिकल है, सारी वोकैब इसकी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सके। उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत है, मॉक टेस्ट पैकेज की ज़रूरत है, मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा टेस्टबुक.com। टेस्टबुक के सिंगल मॉक टेस्ट पास में सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। 60-70 हज़ार आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज़, और हर डिफ़िकल्टी लेवल के मिलेंगे अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से। इस पे एक दिन की सेल एक्टिव हो गई है, फ़ायदा ले सकते हैं आज की सेल का।
269 के अपडेटेड प्राइस पे आपको 12 की जगह 18 महीने का मॉक टेस्ट पास मिल रहा है, 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी। सभी मॉक टेस्ट आपको नए पैटर्न के हिसाब से मिलेंगे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंकिंग, है ना, सभी के लिए। फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में रखा है लिंक, फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पे क्लिक करें। आपको 18 महीने का मॉक टेस्ट पास दिखाएगा 299 में। लेकिन ये प्राइस फाइनल नहीं है, अगर आप इस पर कोड लगाते हैं YT10, इस कूपन कोड को लगाने पे आपका प्राइस घट के हो जाएगा 269। तो फ़ायदा लेना ना भूलें, कूपन कोड लगा लेना YT10, और अगर पास लेना था तो दिस इज़ द राइट टाइम। चलिए अपनी वोकैब शीट है, आज के वर्ड्स आएंगे रैम्पेंट से लेकर के कंप्लायंस तक। रैम्पेंट वर्ड बहुत बार हो चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार देखते हो आप। रैम्पेंट का मतलब होता है हिंदी में धड़ल्ले से होता हुआ, अनकंट्रोलेबल या अनरिस्ट्रेंट। द एलिगेशंस, एक सेकेंड रुकना है ना, द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो एलिगेशंस थे, जो आरोप थे धड़ल्ले से होते हुए करप्शन के, उसने मेड कर दिया, मजबूर कर दिया मिनिस्टर को रिजाइन करने को। आई बात समझ में? रैम्पेंट जो अनकंट्रोल्ड हो, अनचेक्ड हो, एक्सेसिव हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो, वो भी रैम्पेंट कहलाता है। रैम्पेंट के लिए एक एडवांस वर्ड भी है अनब्रिडल्ड। देखिए ब्रिडल का मतलब होता है लगाम, अनब्रिडल्ड मतलब बेलगाम घोड़ा, है ना, तो रैम्पेंट का सिनोनिम बन जाता है। अच्छा वर्ड है, इसको भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास ऑनस। इसको मैंने ब्रेक करके बताया हुआ है। ऑन प्लस में जो अस है, जो हमारे ऊपर है, ऑन प्लस अस है, हमारे ऊपर क्या होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑनस का मतलब है जिम्मेदारी, ठीक है। ऑनस मतलब जो ऑन प्लस में अस है, जो हमारे ऊपर है और हमारे ऊपर हमारी जिम्मेदारी। द ऑनस ऑफ इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑन द पुलिस। जो ऑनस है, जो जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने की, वो जिम्मेदारी पुलिस की है। ऑनस को अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, बर्डन भी बोलते हैं, इनकम्बेंस भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। फिर एक वर्ड है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो मैंडेटरी ना हो, जो स्वैच्छिक हो, आउट ऑफ योर ऑन वॉल्यूशन या विल हो। वर्किंग फ्रॉम ऑफिस विल बी वॉलंटरी इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नियर फ्यूचर। ऑफिस में जाके काम करना वॉलंटरी हो जाएगा, स्वैच्छिक हो जाएगा भविष्य की कंपनियों में, ऑर्गेनाइजेशंस में। जाओगे तो काम करोगे ऑफिस में, है ना, जरूरी नहीं होगा ऑफिस में जाना, आप घर से ही काम कर सकते हो। कभी मन है तो चलेगा ही ऑफिस में, वॉलंटरी एक्ट होगा आपका ऑफिस में जाना। ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। वॉलंटरी को आप विलफुल या इंटेंशनल भी बोल सकते हैं। चलिए लास्ट वर्ड है, सेकंड लास्ट वर्ड आज का, टेक अवे, ठीक है। टेक अवे, टेक अवे क्या होता है, इसको ब्रेक करके बताया हुआ है। अवे मतलब दूर, टेक मतलब ले जाना। जो चीज़ आप दूर लेकर के जाओ, जो चीज़ आप निकाल करके लाओ किसी में से, उसको बोलते हैं टेक अवे, यानी एक सबक या लेसन। वही आपके साथ कुछ हुआ और उस घटना में से आपने कुछ लेसन बाहर निकाला, टेक अवे करके ले गए, तो वो लेसन ही तो आपका टेक अवे है। आ रही है बात समझ में? ऐसे इस वर्ड को याद रखना है। टेक अवे का एक और मीनिंग भी होता है, जब किसी रेस्टोरेंट में जाकर के आप खाना खाने की बजाय पैक करवा के ले आते हो, ठीक है। आप मैकडी में गए, मैकडॉनल्ड्स में, पिज़्ज़ा हट में, डोमिनोज में, किसी भी जगह जो छोटी मोटी जो ब्रांड्स है ना, चेन्स है खाने पीने वाली, आपने बोला भी एक पिज़्ज़ा है मेरा, पैक कर दो, तो पैक करके आप घर ले आए ना, वो भी टेक अवे है। वो लेसन नहीं है, बस खाने की चीज़ है। तो खाने की चीज़ें रेस्टोरेंट से घर लाना खाने के लिए, वो भी टेक अवे पार्सल कहलाते हैं। कह रहे द टेक अवे फ्रॉम द मीटिंग इज़ दैट वी नीड टू फोकस ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। जो लेसन है इस मीटिंग का वो यही है कि हमें ज़रूरत है फोकस करने की नए प्रकार के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। लर्निंग भी बोलते हैं टेक अवे को। दो इसके लिए वन वर्ड्स भी हैं, फेबल और पैरेबल। फेबल और पैरेबल ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनमें से कुछ मॉरल निकले, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ आपको बता दी, अकबर बीरबल की कहानियाँ बता दी। इस तरह की स्टोरीज़ को आप इंग्लिश में बोलते हैं पैरेबल या फेबल, जिसमें से कुछ लर्निंग बाहर से निकलती हो, है ना। चलिए लास्ट वर्ड है आज का, कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ ए रूल और प्रोटोकॉल। किसी रूल का सख्ती से पालना कहलाती है उसकी कंप्लायंस। और कंप्लायंस के साथ में आप विद लगाते हैं। कंप्लायंस विद द लॉ इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल सिटीजन्स इन अ स्टेट। जो कानून है उसकी कंप्लायंस एक्सपेक्टेड है, कानून का पालना सबसे अपेक्षित है, आशा है सभी से कि सभी सिटीजन किसी स्टेट में, किसी राज्य में इस काम को करेंगे। आ रही ना बात समझ में? कंप्लायंस विद द लॉ मतलब कानून की पालना। कंप्लायंस को अबाइडेंस और एडहेरेंस भी बोल सकते हैं। अबाइडेंस के बाद में टू, अबेडेंस के बाद में बाय, एडहेरेंस के बाद में टू लगेगा। तो ये फ्रेजल वर्ब्स जो बना रहे हो ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इनको याद रखना है। कंप्लायंस विद, अबाइडेंस बाय, एडहेरेंस टू। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे कंप्लायंस। चलो 4-5 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए आपको। अब आ जाओ आर्टिकल पे, किस बारे में लिखा हुआ आपको समरी मिले। समरी ये है कि अभी आपने देखा टर्की में भूकंप आया। टर्की को अब टर्की बोलते हैं, तुर्की है ना, और सीरिया में भी। इस भूकंप में बहुत सारी तबाही इसलिए भी हुई है क्योंकि तुर्की की सरकार ने जो बिल्डिंग कोड है ना, उसको ठीक से फोर्स नहीं किया, इन्फोर्स नहीं किया।
आप कैसी बिल्डिंग बनाओगे, कितनी ऊंचाई होगी, भूकंप रेजिस्टेंस मटेरियल यूज़ होगा। तो सही तरीके से बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई थी और ऐसी बिल्डिंग्स भूकंप आने में बहुत जल्दी गिरती हैं। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि तुर्की को देख करके आपको अब लेसन या टेक अवे मिल जाना चाहिए। यही सब कुछ इंडिया के साथ भी होगा या हो सकता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में 90% तक बिल्डिंग्स बहुत ख़राब तरीके से बनी हुई हैं। भूकंप की जो गाइडलाइंस हैं, अर्थक्वेक को जो बचाने की जो कोड है, जो गाइडलाइंस है, उसको वायलेट करते हुए अब वक्त आ गया कि इससे हम सबक लें और आज ही अपने देश में बिल्डिंग्स के रिपेयरेशन का काम शुरू करें। इसमें चाहे कितनी भी कॉस्ट लग जाए, ज़िंदगियों से बढ़कर के नहीं है, ज़िंदगियां बचाना पहला आपका मकसद होना चाहिए। आज की टोना एनालिटिकल तुर्की के भूकंप को एनालाइज कर रहा है, साथ में कंसर्न है इंडिया में क्या होगा अगर भूकंप आ गया। तो बिल्डिंग्स तो ऐसे ही बनी हुई हैं। चलिए अब शुरू करें। कंसर्न और एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। कह रहा है जी, क्वेक हिट तुर्की है एंड सीरिया होल्ड अ बिग लेसन फॉर इंडिया। कह रहा है कि अर्थक्वेक से जो हिट तुर्की और सीरिया हैं, टर्की का नाम तुर्की कर दिया ना, कह रहा है ये दोनों जो कंट्रीज हैं टर्की और सीरिया, ये होल्ड करते हैं एक बड़े सबक को, बड़े लेसन को फॉर इंडिया यानी कि भारत के लिए। टर्की एंड सीरिया दोनों की वर्ब है होल्ड। लेसन का मतलब आप समझते हैं, टेक अवे इसको बोलते हैं। अभी आपको एक वन वर्ड भी करवाया था, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक मॉरल लेसन हो, जिसमें एक नैतिक सबक निकल करके आता हो, ऐसी कहानी के लिए वन वर्ड इंग्लिश में फेबल और पैराबल। याद रखेंगे दोनों वन वर्ड्स, अच्छे वन वर्ड्स हैं, एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लो, पास्ट ईयर के आपको मिल जाएंगे पूछे हुए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द ट्रेजेडी इन दोज टू कंट्रीज वुड हैव बीन लेस सीवियर हैड द अथॉरिटीज इन अफेक्टेड एरियाज नॉट टॉलरेटेड पुअर कंस्ट्रक्शन एंड रैम्पेंट वायलेशन ऑफ बिल्डिंग कोड्स। कह रहा है जो ट्रेजेडी है, जो त्रासदी है, जो तबाही है इन दोनों ही देशों में, ये होती वुड हैव बिन, वुड हैव प्लस में V3, ये होती और क्या होती, कम सीवियर होती, कम खतरनाक होती। और क्यों होती, अगर अथॉरिटीज़ ने अफेक्टेड एरियाज़ में, प्रभावित क्षेत्रों में टॉलरेट ना किया होता, सहा ना होता खराब कंस्ट्रक्शन को, पुअर कंस्ट्रक्शन को, और धड़ल्ले से होती हुई वायलेशन को, उल्लंघन को, जो है बिल्डिंग कोड का, बिल्डिंग बनाने के नियमों का, है ना। तो जिन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है ना, वहाँ तबाही इतनी बिल्कुल नहीं होनी थी अगर वहाँ पे बिल्डिंग कोड जो है वो सही से फॉलो किया होता और पुअर कंस्ट्रक्शन को अथॉरिटीज़ ने पहले गिरा दिया होता, है ना। जो पुअर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बिल्डिंग टूटने वाली है, अब हल्का सा भूकंप आया, उसमें टूट गई और 70 लोग जो है दब गए उसके नीचे। तो पुअर कंस्ट्रक्शन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको खुद आके बुलडोजर से गिराए। चलिए, ट्रेजेडी की वर्ब है वुड हैव बीन, अथॉरिटीज़ की वर्ब है हैड टॉलरेटेड। रैम्पेंट का मतलब है धड़ल्ले से होता हुआ, अनकंट्रोल्ड, अनब्रिडल्ड। वायलेशन होता है उल्लंघन, ब्रीच, ट्रांसग्रेशन, है ना, किसी चीज़ का जो है कंप्लायंस ना होना, उसका वायलेशन है। अब एक यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, हैड अथॉरिटीज़ इन अफेक्टेड एरियाज नॉट टॉलरेटेड, देख रहे हो ना। ये स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है भाई, कैसे बनी हुई है, इन्वर्जन सा कर रखा है, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ, ये कैसी स्ट्रक्चर है। चलो जी, ये स्ट्रक्चर है जी कंडीशनल की अल्टरनेटिव फॉर्म। कंडीशनल्स आपको बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट में करवा दिए गए हैं। 3 टाइप के कंडीशनल होते हैं, 4 होते हैं इनफैक्ट, 3 मेन टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कंडीशनल में आपके सामने एक कंडीशन रखी जाती है और एक आउटकम उस कंडीशन का दिया जाता है, चाहे तो वो आउटकम फ्यूचर में हो, चाहे वो आउटकम ना होता हुआ दिख रहा हो, चाहे वो आउटकम पास्ट का हो। तरह अलग अलग टाइप के कंडीशनल को आपको यूज़ करना है। फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ यू हेल्प मी आई विल सक्सीड, अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं सक्सीड कर जाऊंगा, ये बात करता है रियल फ्यूचर की। सेकंड कंडीशनल, इफ़ यू वर देयर टू हेल्प मी आई वुड सक्सीड, अगर आप वहाँ हो मेरी मदद करने तो मैं सक्सीड कर जाऊँ, मुझे कामयाबी मिल जाए। ये वर यहाँ पे पास्ट की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा है, अनरियल फ्यूचर, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। और थर्ड कंडीशनल बोलता है इफ़ यू हैड हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद की होती तो मैं कामयाब हो गया होता, ये पास्ट की बात करता है। तो ये बेसिक्स है कंडीशनल के। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि कंडीशनल अगर आपको आते हैं, आपने सीख लिए हैं, तो इनकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए। ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, आप इफ़ को हटा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर देते हैं, है ना। ये इफ़ जो है एडवर्ब है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये कैसे होगा, इफ़ यू हेल्प मी की जगह मैं लिखूंगा शुड यू हेल्प मी, आगे पूरा वही आएगा आई विल सक्सीड। अब ये शुड कहाँ से आ गया सर, यही तो ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, यही तो बेस स्ट्रक्चर को हमने चेंज करके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को ऑल्टरनेटिव बनाया है। इफ़ को निकाल दिया और उसकी जगह शुड लगा दिया, बाकी पूरा का पूरा वही है। ध्यान रखना है, शुड के साथ में जो वर्ब आएगी वो वर्ब की बेस फॉर्म होगी। हेल्प्स यहाँ पे अब नहीं लिख सकते, यू की जगह मी लिखा होता, शी लिखा होता, ही लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, हेल्प ही आना था।
हेल्प अब नहीं लगेगा। अब वैसे ही इफ़ यू वर देयर टू हेल्प मी आई वुड सक्सीड, अगर आप मेरी मदद करने वहाँ होते तो मैं सक्सीड कर जाता। ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सेकंड कंडीशनल की क्या करते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और इफ़ की जगह रख देना है। वर यू देयर टू हेल्प मी आई वुड सक्सीड, ठीक है। चलो थर्ड कंडीशनल की ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, आपको इसमें भी वही काम करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, हैड को और ले आना है शुरू में इफ़ की जगह पे, इफ़ को हटा देना, इफ़ को नहीं रखोगे, ठीक है। तो हैड यू हेल्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड। समझ गए, ये पूरी तामझाम जो करवा रहा हूँ लॉजिकली समझाने के लिए कर रहा हूँ, सीधे सीधे मैं भी करवा सकता था, शुड यू हेल्प मी भी इफ़ यू हेल्प मी होता है, वर यू देयर भी इफ़ यू वर देयर होता है, लेकिन बना करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप खुद भी बना पाओ, है ना, लिखते हुए। तो जी थर्ड की जो आप ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, हैड यू हेल्प्ड मी आई वुड हैव सक्सीडेड, बस और कुछ नहीं है, वही है। हैड अथॉरिटीज इन अफेक्टेड एरियाज नॉट टॉलरेटेड पुअर कंस्ट्रक्शन कंट्रीज वुड हैव बीन लेस सीवियर। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो ये हैड जो है ना पहले लगा करके ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनाई हुई है इफ़ को निकाल करके। चलो अब आगे बढ़ेंगे। कह रहे दिस साउंड्स स्कैरिली फैमिलियर इन दिस कंट्री, कह रहे जो ऊपर पूरी चीज़ हुई है ना, अथॉरिटीज़ ने आंख मूंदे रखा, रैम्पेट वायलेशन हुआ बिल्डिंग कोड का, ये चीज़ साउंड करती है, प्रतीत होती है डराने वाले तौर पे, फैमिलियर जानी पहचानी, हमारे देश में भी, इन दिस कंट्री में भी। तो यही चीज़ तो हमारे यहाँ भी होती है, दिस की वर्ब है साउंड्स। अच्छा कैसे होती है ये चीज़ भाई, ये चीज़ ऐसे होती है, कह रहे दिस पार्ट्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला लाई in a seismically volatile zone where the Indian and Eurasian tectonic plates meet। करेक्ट हिस्सा जो है इंडियन पेनिनसुला का, पेनिनसुला क्या होता है, ऐसा टापू जो तीन तरफ से समंदर से घिरा हो, ठीक है, पैन इंसुला हो, इस तरह का, जैसे इंडिया का नक्शा ऐसा ही है ना, तो ये पेनिनसुला है, तीन तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। तो कह रहे जी पार्ट ऑफ जो इंडियन पेनिनसुला है, जो उपमहाद्वीप है, इसका पार्ट जो है लाई करता है, हिस्से लाई करते हैं ऐसे वोलेटाइल जोन में जो सिस्मिकली वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब है चेंज होने वाला, अस्थिर। सिस्मिकली का मतलब भूकंप के तौर पे, भूकंपों के लिए बहुत अस्थिर जोन है, यहाँ भूकंप आने बड़े जो है कॉमन सी बात है। अब वो आगे वही बता रहा है कहाँ, जहाँ पे ये सब कौन सा एरिया है, कह रहा है ये वही एरिया है जहाँ पे इंडिया और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट जो है मीट करती हैं। आपको पता है दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है टेक्टोनिक प्लेट से बना हुआ है, नीचे प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट्स जिनके ऊपर धरती टिकी हुई है, और ये प्लेट्स कभी कभी एक दूसरे को धक्का मारती हैं। तो इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट जो है पूरे यूरोप और एशिया की टेक्टोनिक जो प्लेट है ना, उसके बीच में जो है फंसी हुई है, तो जब ये धक्का पड़ता है तो भूकंप आता है। तो वही एरिया के बारे में आपको बात कर रहा है, वेयर द प्लेट्स मीट। पार्ट्स की वर्ब है लाई, पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया, एक एरिया ऑफ लैंड जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ हो। इंडिया का नक्शा आप देखोगे ना तो तीन तरफ आपको पानी मिलेगा इंडिया को, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट या पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला वर्ड को देख लेना, देखो ये पेन जैसी स्ट्रक्चर है या नहीं, पेन जैसी स्ट्रक्चर है या नहीं, तो वही पेन लिखा हुआ है, और ये इंसुलेटेड है पानी से, पानी से जुड़ी हुई है, दुनिया से कटी हुई है, इंसुलेटेड है तो इंसुला लिखा हुआ है। पेन प्लस में इंसुला इज इक्वल टू पेनिनसुला, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो इसका जो है स्पेलिंग आपको याद रह जाएगा, और उसकी स्पेलिंग जो आपको स्पेलिंग एरर वाले क्वेश्चन में मिल सकती है। बढ़ेंगे आगे, और क्या हुआ, कह रहा है जी अराउंड 59% ऑफ इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वेक्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, 11% इन वेरी हाई रिस्क जोन, 5th कश्मीर वैली, वेस्टर्न हिमाचल, ईस्टर्न उत्तराखंड, द नॉर्थ ईस्ट एंड रन ऑफ कच्छ। अब आगे और भी लंबा है, कह रहा है जी लगभग 60% ऑफ इंडिया जो है वो प्रोन टू है, डिफेंसलेस है, ससेप्टेबल है, और किसके सामने, अर्थक्वेक्स के सामने, अलग अलग जो है मैग्नीट्यूड के लेवल के। 60% जो इंडिया है उस पर अर्थक्वेक्स किसी ना किसी लेवल का जरूर आ सकता है ना, इस तरह से वो प्रोन है। 59% की वर्ब है इस, प्रोन का मतलब होता है ससेप्टेबल, डिफेंसलेस किसी चीज़ के सामने, और टू लगा के बताते हैं जिस भी चीज़ के सामने आप डिफेंसलेस या ससेप्टेबल हैं। और ये सब चीज़ें आपको परसेंटेजेस बतानी है, कौन से एरिया में कितने % भूकंप आने के चांसेस हैं। भाई 11% जो इंडिया का एरिया है ना, ये सारा का सारा एरिया ये हाई रिस्क जोन है, यहाँ पे आपको भूकंप बहुत मिलेंगे। हिमाचल में मिलते भी हैं, उत्तराखंड में, रण ऑफ कच्छ में भुज का भूकंप आया था 2001 का, है ना। तो 11% तो बहुत ज़्यादा भूकंपी वाला एरिया है। अच्छा जी, उसके बाद 18% एरिया इंडिया का है जोन 4 में, जहाँ पे जोन 5 से कम भूकंप आते हैं लेकिन आएंगे, दिल्ली, महाराष्ट्र के कुछ एरिया, हरियाणा, यूपी, बंगाल, बिहार। फिर 30% एरिया है जोन 3 में, जो भी काफ़ी रिस्की है, यहाँ भी भूकंप आते मिलेंगे आपको, केरला, गोवा और MP के पार्ट, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इस तरह से पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है आपकी। 59% की वर्ब है इस, और डैश के बाद में हर एरिया को आपको ब्रेक करके बताया है, 18, 11 और 30 को। चलिए आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
कह रहा है इट्स नॉट दैट इंडिया डजंट हैव नॉर्म्स फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन। कह रहा है ऐसा नहीं है, इट्स नॉट दैट, ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश में, आप बोलते हो ना ऐसा नहीं है कि, इट्स नॉट दैट, कि इंडिया के पास नहीं है नॉर्म्स यानी कि रूल अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन के, ऐसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो अर्थक्वेक से बची हो, रेजिस्टेंट हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास रूल्स नहीं है, रूल्स तो हमने बना रखे हैं। इट की वर्ब इज, इंडिया की वर्ब डज नॉट हैव। कह रहा है देयर इज द नेशनल बिल्डिंग कोड और NBC 2016 विद स्पेसिफिक सेक्शंस ऑन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। कह रहा है जी नेशनल बिल्डिंग कोड हमने बनाया हुआ है 2016 का, देयर इज़ NBC, और किसके साथ में बनाया है, बहुत ही साफ़ सुथरे सेक्शंस के साथ में, जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के और कंस्ट्रक्शन के। तो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन जनरल पब्लिक को हमने दिया हुआ है कि ऐसा ही बनाना है आपको ताकि अर्थक्वेक में आपका घर ना टूटे, तो ये कोड बना हुआ है। NBC की वर्ब इज सरकारी कानून है, N बड़ा है, B बड़ा है, C बड़ा है, आगे द लगा हुआ है। ठीक है, सरकारी जो भी कानून एक्ट्स होते हैं उनके आगे आप द लगा के उनको प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट करते हो। चलो, कह रहे जी बट देर इज़ नो लॉ आस्किंग फॉर कंप्लायंस, लेकिन कोई लॉ नहीं है आस्क फॉर करने के लिए, मांगने के लिए इस लॉ की कंप्लायंस को, इस बिल्डिंग कोड के फॉलो किए जाने को। बस कोड बना हुआ है, कोई कानून ये नहीं कहता कि अगर इसको आपने फॉलो नहीं किया इस कोड को तो क्या होगा आपके साथ। लॉ की वर्ब है इज। अगेन देयर इज पूरा कंस्ट्रक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है ना, एब्रीवेटेड फॉर्म में। देयर इज का मतलब है देयर प्लस में इज। कंप्लायंस, अबाइडेंस, अडीरेंस, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कह रहा है इन दिल्ली एस्टिमेटेड 90% ऑफ बिल्डिंग्स आर एट रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग इन केस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक। कह रहा है दिल्ली में एस्टिमेटेड 90% बिल्डिंग जो हैं, लगभग 90% जो इमारतें हैं वो रिस्क में हैं, वो जोखिम पे हैं कोलैप्स करने के, गिर जाने के, ढह जाने के। और कब, एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के केस में, अगर अर्थक्वेक जो है तेज सा या स्ट्रॉन्ग सा आ गया तो। 90% ऑफ बिल्डिंग्स की वर्ब है आर, रिस्क के साथ में हमेशा एट लगा के बताते हैं, एट रिस्क ऑफ समथिंग, ऑन रिस्क नहीं, इन रिस्क नहीं, एट रिस्क। आप लोग मुझसे पूछते हो ना सर प्रेपोजिशन का एडवांस चैप्टर करवाओ, यही एडवांस चैप्टर है प्रेपोजिशन का। और अलग अलग तरह के वर्ड्स की प्रेपोजिशन को पहचानना, दिमाग में बिठाना और राइट करते हुए उनको लिख पाना, यही प्रेपोजिशन का एडवांस चैप्टर है। तो जो जो वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी एक लिस्ट बना लो, आपके पास 100-150 वर्ड्स हो जाएंगे और उनकी प्रेपोजिशन आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में भी और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है आपकी राइटिंग में भी। कोलैप्स करना मतलब ढह जाना, गिर जाना किसी भी चीज़ का, फॉल इनटू या ब्रेक इनटू पीसेज होना। एक सवाल आपसे हम पूछेंगे, यहाँ पे 59% की वर्ब है इज, देख रहे हो, और यहाँ पे 90% की वर्ब है आर। ऐसा क्यों हुआ भाई? एक जगह परसेंटेज ने इज ले लिया, एक जगह आर ले लिया, ऐसा तो नहीं है। 60 से कम परसेंटेज होता है तो उसको इज वर्ब देते हैं, और 60 से ज़्यादा हो जाता है तो आर वर्ब देते हैं। कोशिश करो एक बार दिमाग में खंगालने की इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को करवा चुके हैं आपको, अभी मैं फिर ले लूँगा थोड़ी देर में, एक बार खुद से पूछो, बताना जिसको कमेंट्स में बताओ। कह रहा है जी इन 2019 MCD हैड ड्राफ्टेड अ सेफ्टी ऑडिट पॉलिसी टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम अर्थक्वेक्स। 2019 में ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, दिल्ली की जो विधान परिषद है, वो ड्राफ्ट कर चुकी थी एक सेफ्टी ऑडिट पॉलिसी को, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक से। तो एक पूरा कानून तो दिल्ली की जो कॉरपोरेशन बनाई चुकी है 2019 में, बस उसको फॉलो नहीं किया जाता। दिल्ली की कॉरपोरेशन की वर्ब है हैड ड्राफ्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस में। कह रहा है बट दिस फेल टू टेक ऑफ बिकॉज द ऑनर्स ऑफ कंडक्टिंग एंड पेइंग फॉर द ऑडिट वॉज पुट ऑन द पब्लिक। कह रहा है लेकिन ये फेल कर गया, ये पूरा जो ड्राफ्ट बनाया था ये नाकामयाब रहा टेक ऑफ करने में, ये पूरी चीज़ नाकामयाब रही उड़ान भरने में, शुरू होने में, बिगिन करने में। टेक ऑफ करना मतलब किसी चीज़ का शुरू होना, ठीक है, इंप्लीमेंट होना, अमल में आना। तो कोड बनाया गया लेकिन अमल में नहीं आया, क्योंकि सारा जो ओनर्स है, सारी जो जिम्मेदारी है कंडक्ट करने की और पे करने की ऑडिट को, ऑडिट एक एजेंसी को बुला के घर की ऑडिट करवाने की, ये सारा खर्चा जो है डाल दिया गया पब्लिक के ऊपर, आम जनों के ऊपर। अब कौन आदमी अपने घर पे कंसल्टेंट बुलाएगा, उस कंसल्टेंट को 20,000 रुपये देगा और फिर उससे ये लिखवाएगा कि मेरा घर जो है अर्थक्वेक में टूट सकता है ना? फिर सरकार भी उसके पीछे पड़ जाएगी कि तेरा घर तो टूटने वाला है, तू सही बना इसको। खुद ही पैसा दे करके अपने घर पे कौन कुल्हाड़ी या बुलडोजर चलवाएगा? इस वजह से एक कोड जो है कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। दिस की वर्ब है फेल्ड, ऑनर्स की वर्ब है वॉज पुट। टेक ऑफ करना, किसी चीज़ का शुरू होना, है ना, किसी चीज़ का उड़ान भरना। पुट यहाँ पे वो वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम होती है। अब ये कॉन्सेप्ट बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सबको मेरे ख्याल से आ चुका है। कट, सेट, पुट, वेड, स्प्रेड, है ना, स्प्रेड, स्प्रेड मतलब फैलना, कास्ट, फोरकास्ट, ये सभी वो वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 कभी चेंज नहीं होगी।
तो यहाँ पे वॉज प्लस में V3 लगी हुई है, पैसिव बना हुआ है, लेकिन ये पुट ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सारी वर्ब्स को याद कर लेना, स्प्रेड को, कास्ट को, बर्स्ट को, फोरकास्ट को, कोस्ट को, कट, पुट, सेट को। चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक्स में आपको प्लेलिस्ट में इन सारे वर्ड्स की लिस्ट और PDF दिया हुआ है, वहाँ से जा करके देख सकते हो। ग्रामर प्लेलिस्ट चला लो, है ना, होम पेज पे रखिए। चलो लास्ट आपका पैराग्राफ है। कैराजी ट्रू देयर इज ए कोस्ट इन इनकॉर्पोरेटिंग earthquake resistant changes in buildings which is 3-4% extra of total construction cost for residential buildings and 2-3% extra for offices। कह रहे सच बात है कि एक कोस्ट है, एक कीमत है इनकॉर्पोरेट करने की, शामिल करने की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट चेंजेस को, ऐसे बदलावों को जिससे अर्थक्वेक रेजिस्ट हो जाए, जिससे अर्थक्वेक में बिल्डिंग बची रहे। और कहाँ पे? बिल्डिंग्स में। तो एक कॉस्ट तो है, एक खर्चा तो है ऐसे बदलाव लाने का। और कितना है? 3-4% टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का घरों वाली बिल्डिंग में, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, और 2-3% एक्स्ट्रा ऑफिसेस के लिए। तो अगर आपका 1 करोड़ का घर है ना, उसको कंस्ट्रक्शन करने में 1 करोड़ लगा है, तो आपका कम से कम 3 से 4 लाख रुपए लगेगा घर को अर्थक्वेक प्रूफ बनाने में। तो कह रहा है ये कॉस्ट तो है, हम मानते हैं। कॉस्ट की वर्ब है इस, इनकॉर्पोरेट करना, शामिल करना, इंक्लूड करना। कह रहा है श्योरली दिस इज ए कॉस्ट वर्थ बेयरिंग फॉर सेविंग लाइव्स एंड प्रॉपर्टी। कह रहा है लेकिन ये बात भी श्योर है कि ये कॉस्ट वर्थ बेयरिंग है, ये लायक है बेयर करने के, उठाए जाने के, ताकि जान और माल को बचाया जा सके, लोगों की लाइव्स और प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। कोस्ट की वर्ब है कोस्ट की वर्ब है इस। ठीक है, एक्चुअल में आप यहाँ पे दिस को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। बना दूँ? दिस को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दिस की वर्ब इज बना देता हूँ, दिस इज अ कॉस्ट। वर्थ बेयरिंग आप समझ चुके हैं। वर्थ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्थ, बिजी, एडमिट, कंसीडर, टॉलरेट, याद है ना, सब अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं। एंजॉय। कह रहे जी देयर आर 2 वेज फॉरवर्ड, 2 तरीके हैं हमारे पास आगे बढ़ने के, इस पूरे मामले को सुलझाने के। कौन कौन से? फर्स्ट, देयर नीड्स टू बी ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस अबाउट नेशनल बिल्डिंग कोड गाइडलाइंस टू बूस्ट वॉलंटरी कंप्लायंस। कह रहे जी पहली चीज़ तो ये है कि ग्रेटर पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों में ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए। देयर नीड्स टू बी ग्रेटर अवेयरनेस। और किस चीज़ को लेके? सरकार का जो बिल्डिंग कोड की गाइडलाइंस है उसको लेकर के, ताकि बढ़ाया जा सके स्वैच्छिक तौर पे कंप्लायंस को, अपने आप ही इस पूरे कोड की जो है समझ गए ना, कंप्लायंस को। अब कई लोगों को पता ही नहीं है, घर बनाते समय कोड भी होता है ना, आप उसको इम्प्लीमेंट करना भी चाहते थे, आप कर भी देते, पर आपको पता ही नहीं था। तो पहले तो अवेयरनेस बढ़ाओ, हर आदमी को पता लगे, घर बनाने वाले को, कि एक ऐसा सरकारी कोड बना हुआ है, उसके हिसाब से घर बनाऊंगा तो मेरा घर भूकंप में नहीं टूटेगा। नीड्स यहाँ पे आपकी वर्ब है। ठीक है, नीड्स आपकी वर्ब है, और अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट है। शायद मुझसे मिस हो गया ये मार्क करते हुए। ठीक है ना, नीड्स वर्ब होगी, अवेयरनेस सब्जेक्ट हो गया। अवेयरनेस सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। देयर से कोई कनेक्शन नहीं है इस वर्ब का, इसका सब्जेक्ट तो बहुत बाद में रखा हुआ है। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक, ऑलरेडी आप जानते हैं। कह रहा है एंड सेकेंड, म्यूनसिपैलिटीज शुड बी इनकरेज टू अडॉप्ट NBC गाइडलाइंस इन देयर बिल्डिंग बाय लॉज मेकिंग दैम मैंडेटरी। कह रहा है दूसरी चीज़ जो है, म्यूनसिपालिटीज़ जो है, छोटे शहरों की नगर पालिका हैं, उनको भी इनक्रेज किया जाना चाहिए, उनको भी बढ़ावा मिले कि वो सब अडॉप्ट करें, वो सब अपनाएं NBC की गाइडलाइंस को अपने बिल्डिंग बाय लॉज में। बिल्डिंग बाय लॉ का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बनाने के जो लॉज हैं। बाय लॉज का मतलब है ऐसे लॉज जो आपको खुद फॉलो करने हैं, है ना, अपने हिसाब से खुद के लिए बनाए हैं आपने। तो बिल्डिंग बाय लॉज में जो भी हर म्यूनसिपालिटी के बिल्डिंग बाय लॉज हैं, उसमें ये जो है NBC गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट करें। कह रहे हैं इस चीज़ को मेक करते हुए मैंडेटरी, इस चीज़ को जरूरी बनाते हुए सभी के लिए। तो दूसरा काम ये किया जा सकता है। म्यूनसिपालिटीज़ की वर्ब है शुड बी एनकरेज्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ यहाँ पे। अडॉप्ट करना, किसी चीज़ को अपना लेना, है ना, किसी चीज़ को एंडोर्स करना, एम्ब्रेस करना। अडेप्ट से ये वर्ड अलग है। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के हिसाब से खुद को ढालना। ठीक है, आप गर्म एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपने खुद को गर्म एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट कर लिया, तो वो अलग चीज़ है। अडॉप्ट का मतलब होता है अपना लेना, है ना, ये अलग चीज़ है। कह रहा है जी अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड बट मेजर्स टू मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइव्स मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। कह रहा है अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इनको पहले भविष्यवाणी करके नहीं बताया जा सकता, लेकिन ऐसे मेजर्स जो हैं, ऐसे कदम जो हैं, जो लॉस ऑफ लाइफ्स को मिनिमाइज करें, जिंदगियों के नुकसान को कम से कम करें, इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए। ठीक है, अर्थक्वेक्स की वर्ब है कैन बी प्रेडिक्टेड, मेजर्स की वर्ब है मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, पैसिव वॉइस, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा और छोटा सा आर्टिकल था आज का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ सजेस्ट की गई है नेशनल बिल्डिंग कोड की कंप्लायंस के लिए? भाई आपको क्या लगता है कि एनबीसी को लोग कैसे मानेंगे? कौन सी दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से एनबीसी चलेगा? आपको क्या लगता है पेनल्टी लगा दे और अवेयरनेस हो जाए, इससे चलेगा? इस कोड का अडॉप्शन हो और पेनल्टीज हो, इससे चलेगा? अवेयरनेस हो और अडॉप्शन हो इस कोड का, इससे चलेगा? या फिर अवेयरनेस हो या लोकल बॉडीज़ की एम्पावरमेंट हो, इससे चलेगा? अच्छा क्वेश्चन है, जिसने अच्छे से पढ़ा है अभी इसका आंसर निकाल लेगा। लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर आपको दिया हुआ है, खुद से कोशिश करो। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे आंसर्स को मैं डाल रहा हूँ। सेकंड में आपसे पूछा है एक स्टोरी जिसमें एक मॉरल या लेसन हो, उसको क्या बोलते हैं? तो दो आंसर हैं इसके, दोनों आंसर यहाँ पे लिखने आने चाहिए आपको, है ना। ऐसी कहानी के लिए आपको क्या वन वर्ड मिला हुआ है। थर्ड में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है और इफ़ को रिमूव करना है। कंडीशनल आपको दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लेना। इफ़ को रिमूव करते हुए कौन से कंडीशनल के हिसाब से रिमूव करना है उसको चेक कर लेना। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सबको रिमूव करने का अलग अलग तरीका है। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं नीचे, जाके चेक कर लो, फिर मेरे वाले से अपने वाले को मैच कर लेना। चौथे में आपसे पूछा है हैज़ के बाद में स्प्रेड वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म में कैसे लगेगी? तो ऑलरेडी इस वर्ब की खासियत आपको पता है शायद, है ना, लगाओ यहाँ पे। और पाँचवें में आपसे लिखा है रिस्क से पहले आप कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करोगे? एट रिस्क, ऑन रिस्क, विद रिस्क या इन रिस्क? तो ये भी मैंने आपको फिक्स प्रपोजिशन शुरू में करवाया था। बहुत ईजी क्विज है, मैं सबके कम से कम 4 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आउट ऑफ 5। कोशिश करना 4-5 मार्क्स आपको मिले। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स को डालो, फर्स्ट कमेंट में आंसर रखें, वहाँ से मैच कर लो। मुलाकात लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप।